India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप, कहा तय वक्त पर हो चुनाव। केंद्र तीनों निगम चुनाव एक साथ कराना चाहती है। यूएपीए मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलटा, कहा मजिस्ट्रेट जांच अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में 20 साल तक केस जीवित रखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी पर लगाया जुर्माना, कहा परिवार को केस के कारण कष्ट सहना पड़ा। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने यूएई का किया पहली बार दौरा, भारतीय प्रवासियों के योगदान की तारीफ की, दोनों देशों के बीच हुए कानूनी समझौते के बारे में दी जानकारी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की है, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट यूएपीए मामलों में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होंगे। जस्टिस उदय रमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेलम एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में उठाए गए आधार हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं करते हैं। इस मामले में सीजेएम भोपाल ने जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया। आदेश पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी डिफॉल्ट जमानत के हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में आरोपी ने विक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि सीजेएम भोपाल द्वारा तत्काल मामले में दिया गया विस्तार अधिकार क्षेत्र से परे था। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 43D इस प्रकार है, अगर 90 दिनों में अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है और न्यायालय अगर लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट है कि जांच की प्रगति और 90 दिनों की अवधि से परे आरोपी को हिरासत में लेने के विशिष्ट कारण बताए गए हैं, तो अवधि को 180 दिन तक बढ़ा सकते हैं। पीठ ने कहा कि विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां तक यूएपीए के तहत सभी अपराधों का संबंध है, धारा 43D में पहले प्रावधान के तहत समय बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र मौजूद नहीं है। नतीजतन जहां तक जांच पूरी करने के लिए समय के विस्तार का संबंध है, मजिस्ट्रेट अनुरोध पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है और इस तरह के अनुरोध पर विचार करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी न्यायालय होगा, जैसे कि यूएपीए की धारा 43D के परंतु में निर्दिष्ट है। पीठ ने अंत में कहा कि आरोपी इस प्रकार डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या अपना मकान किराए पर दिया हुआ है तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराएदार की ओर से किराया ना देना सिविल विवाद का मामला है, यह आपराधिक मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किराएदार किराया नहीं देता तो उसके लिए आईपीसी की धारा के तहत केस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनाए अपने एक फैसले में किराएदार के खिलाफ केस दर्ज खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने किराया ना दे पाने के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है, जो कई मामलों के लिए नजीर बन सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई किराएदार किसी मजबूरी के चलते मकान मालिक को किराया नहीं दे सका तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, इसे अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही शिकायत में दिए गए तथ्य सही हों, पर इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस मामले में कानूनी हो सकती है, पर आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के तहत केस दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए आईपीसी में कोई सजा मुकर्रर नहीं है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार के खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया और इस सिलसिले में दर्ज की गई एफआईआर भी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खारिज करते हुए कहा कि किराए का भुगतान न करना एक सिविल विवाद है, यह आपराधिक मामला नहीं बनता है।
मकान मालिक ने किराएदार पर आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि किराया पेमेंट न करना सिविल विवाद है, इसके लिए आईपीसी के तहत केस नहीं बनता है। इस स्थिति में पहले से दर्ज की गई एफआईआर रद्द की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार के खिलाफ पेंडिंग किराए का एरियर और मकान खाली करने संबंधित विवाद का निपटारा सिविल कार्रवाई के तहत होगा। ये मामला था नीतू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। मकान मालिक ने किराएदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 403 और 415 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने एफआईआर खारिज करते हुए कहा कि किराया पेमेंट न करना सिविल विवाद है, इसमें आपराधिक मामला नहीं बनता है। कोर्ट में शिकायतकर्ता ने बताया कि किराएदार पर बहुत बड़ी राशि बकाया है, जिसके कारण उन्हें कोर्ट की शरण में आना पड़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किराएदार के खिलाफ पेंडिंग किराए के एरियर और मकान खाली करने संबंधित विवाद का निपटारा सिविल कार्रवाई में होगा। शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि किराएदार ने संपत्ति को खाली कर दिया है, तो इस मामले को सिविल रेमेडीज के तहत सुलझाया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार को अपराधी मानकर उसके खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपने गुजारिश की है कि तय वक्त पर एमसीडी चुनाव कराए जाएं। प्रदेश चुनाव आयोग ने बीते दिनों एमसीडी इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान टाल दिया था। इसके पीछे केंद्र सरकार के पत्र को वजह बताया गया था। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार तीनों एमसीडी को एक करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है, उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल चुनाव के लिए उम्मीदवार पर्चा भरता है तो उसे जमानत जमा करने होते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(a) के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपए और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए की जमानत राशि होती है। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशियों को आधी राशि ही जमा करनी होती है। चुनाव आयोग के पास जमा इस राशि को जमानत कहा जाता है। किसी भी प्रत्याशी की जमानत तब जब्त होती है जब उसे उस क्षेत्र में डाले गए वोटों में से 1/6 भाग से भी कम वोट मिलते हैं। यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में 1 लाख लोगों ने वोट डाला तो प्रत्याशी को कम से कम 16,666 वोट से ज्यादा लाने होंगे, नहीं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर किसी प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त नहीं हुई है तो उसे चुनाव के बाद वापस मिल जाती है। दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगम, और पिछले निकाय चुनाव अप्रैल 2017 में हुए थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में प्रत्येक में 104 वार्ड हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। तीनों निगमों पर वर्तमान में बीजेपी का शासन है, जो पार्टी 2012 में तत्कालीन एकीकृत नगर निगम दिल्ली के विभाजन के बाद से सभी नगर निकायों को नियंत्रित कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने नोट किया कि बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावों के मामले में मुकदमेबाजी को लगभग 20 वर्षों तक जीवित रखा। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने बीमा कंपनी पर अनुकरणीय जुर्माना लगाया, क्योंकि कंपनी ने शिकायतकर्ता, जिसके पति की वर्ष 1999 में एक मोटर दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसके 5 नाबालिग बच्चों को पीड़ित किया गया। पक्षकार संख्या दावेदार ने अपने 5 नाबालिग बच्चों के साथ 1999 में ट्रिब्यूनल रायबरेली के समक्ष एक मोटर दुर्घटना का दावा दायर किया, क्योंकि उनके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बीमा कंपनी द्वारा उक्त दावा याचिका का विरोध किया गया था। हालांकि बाद में बीमा कंपनी के वकील ने भाग नहीं लिया और दावा याचिका में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए ट्रिब्यूनल ने 29 अगस्त 2001 के एक तरफा फैसले के तहत मुआवजे दिए जाने का निर्देश दिया। आदेश के बाद बीमा कंपनी ने 19 दिसंबर 2001 को भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी के लिए एक आवेदन के साथ आवेदन दायर किया। हालांकि ट्रिब्यूनल ने देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया और भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया। आदेश को चुनौती देते हुए बीमा कंपनी हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुकरणीय जुर्माना बीमा कंपनी पर लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके 5 नाबालिग बच्चों को कल्पना से परे पीड़ित किया है। अगर समय पर मुआवजे का भुगतान किया जाता है तो पीड़ित अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यूपी राज्य को एक जनहित याचिका में अपने व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें यूज्ड कुकिंग ऑयल या पुराने खाद्य तेल के संग्रह और उपयोग के लिए संचालन प्रक्रिया के लिए एक मानक तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना की प्रार्थना की गई। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यूज्ड कुकिंग ऑयल या यूसीओ तेल और वसा है जो पहले से ही खाना पकाने या तलने के लिए उपयोग किए जा चुके हैं, और क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना में कार्सिनोजेनिक पदार्थ होते हैं जो कार्सिनोजेनेसिस को बढ़ावा देते हैं, कैंसर के गठन का बढ़ावा देते हैं, जो तलने की प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप होते हैं, इसका सेवन न करने की सलाह दी जाती है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन से राज्य की ओर से अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। जनहित याचिका में कहा गया था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ऑपरेटरों से यूसीओ का उचित निपटान और संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के उपयोग खाना पकाने के तेल का न तो सीधे भोजन तैयार करने में उपयोग किया जाता है और न ही खाद्य श्रृंखला में फिर से प्रवेश किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि ये निवासियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने राज्य के अधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन दिए थे और निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास किया था और इस तरह खाद्य श्रृंखला में यूसीओ के प्रवेश को रोका था। हालांकि इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया। याचिका में तत्काल कदम उठाने और यूसीओ के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की गई है। मेघालय हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प और अजीबोगरीब घटनाक्रम में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट उम्मीदवार को राहत दी। मामला काउंसलिंग में चूक का है, क्योंकि ई काउंसलिंग आमंत्रण मेल उसके ईमेल के स्पैम फोल्डर में आया था। रिट याचिका की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति ने कहा, प्रौद्योगिकी के इस युग में और कोविड स्थिति में इस तरह की बहुत सी चूकें हुई हैं, खासकर जब ये ऐसे मामलों में संबंधित है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचार शामिल है। याचिकाकर्ता दूसरी काउंसलिंग के लिए मेरिट सूची में नंबर 4 पर रखा गया था और इस तरह के एमबीबीएस कोर्स के लिए एक सीट का आश्वासन दिया गया था। उसने निर्धारित समय के अनुसार काउंसलिंग में भाग लिया था, लेकिन हालांकि उस तकनीकी चूक के कारण जिससे वह ई काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो पाई, ऐसे में वह एमबीबीएस कोर्स करने के लिए एक सीट से वंचित हो सकता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए लिंक विवरण प्रतिवादियों द्वारा सूचित किया गया था। वह उसके स्पैम मेल में आया था और उसे पता नहीं चला कि उसे ई काउंसलिंग के लिए लिंक प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसके पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर दिखाई दे। इसीलिए वह उक्त ई काउंसलिंग आयोजित की गई तिथि और समय पर उपस्थित नहीं हो सकी। न्यायालय ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में रिट याचिकाकर्ता को सीट के लिए उसकी उम्मीदवारी को कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान मामला विशिष्ट रूप से स्थित होने के कारण एक अलग स्तर पर विचार करने योग्य है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को फिजिकल माध्यम से या 1 सप्ताह के भीतर पूर्व सूचना देकर परामर्श की सुविधा प्रदान करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार को सीट आवंटित करने के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करना चाहिए। वहीं दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे बीजेपी विधायक नितेश राणे को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसयू बघेल ने 15,000 रुपए के मुचुल्के और गवाही व जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर दोनों को ये जानकारी दी है। दोनों को ये जमानत दी है, माफ कीजिएगा। मुंबई के दिंडोशी कोर्ट आदेश के बाद नारायण राणे के वकील ने मीडिया को बताया कि न्यायाधीश ने नारायण राणे और नितेश राणे को कुछ शर्तों के साथ गिरफ्तारी से पूर्व जमानत दी है और मुंबई पुलिस को इन पर कोई कार्रवाई करने से मना किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसयू बघेले ने दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर पिता पुत्र ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। इस मामले में मुंबई के मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अग्रिम जमानत मिलने पर राणे ने कहा कि कोर्ट के आदेश से साबित होता है कि मुंबई पुलिस ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर बेबुनियाद आरोपों के आधार पर राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राणे के वकील मान शिंदे ने तर्क दिया था कि एफआईआर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये राणे की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से दर्ज किया गया था। दोनों आरोपियों ने अपने खिलाफ मामला रद्द करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक अलग याचिका भी दायर की है। वकील ने कहा कि मुंबई पुलिस से अब यही अपील करता हूं कि मुंबई में ढेर सारे क्राइम हो रहे हैं, वह उनके पीछे लगे, ऐसे पॉलिटिकल केस में अपना वक्त बर्बाद न करें। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर साजिश के तहत नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को फंसाने का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया और इस दौरान भारतीय समुदाय ने उन्हें सम्मानित किया। जस्टिस रमन्ना ने दोनों देशों के बीच हुए कानूनी समझौते के बारे में जानकारी दी और भारतीय प्रवासियों के योगदान की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। न्यायमूर्ति रमन्ना एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने दुबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रवासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भारतीय संस्कृति और सामाजिक केंद्र अबू धाबी में संयुक्त अमीरात के भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित समारोह में जस्टिस रमन्ना को सम्मानित किया गया। इस दौरान जस्टिस रमन्ना ने बताया कि दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। This is around 175 people whose extradition orders are pending. And when the Ambassador, Mr. Sudhi, has brought to the notice, then we represented and we mentioned to the Law Ministry. He agreed immediately to look into this issue and try to expedite these extradition orders. Apart from that, there are 105 transfer of sentenced prisoners also. This issue also, they said that they will try to solve it immediately. And one more request also we made about this counselors' access to visit Indians in prison. These are the three important humanitarian issues which we had to take care. जस्टिस रमन्ना ने यूएई में काम कर भारतीयों की सराहना की और कहा कि ये भारतीय अब यूएई का हिस्सा बन चुके हैं और देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। The Indian population has been completely integrated into the fabric of this society. However, one of the most significant thing about the Indian diaspora in UAE, it is contributions back to India. All of you have significantly contributed to Indian development as well. Whenever there has been a calamity or requirement for Indians in the UAE to step up and contribute towards the Indian cause, they have always delivered. I remember a few years back when the state of Kerala faced devastating floods, it was our Gulf brothers and sisters who were the first to send immediate relief in crores to help those in need. This shows me deep love and fraternity held by you, all of you for India. It reminds me of the famous lines in the old Bollywood song in the movie Sri 420. I quote, "Mera जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल में है हिंदुस्तानी." इस दौरान न्यायमूर्ति रमन्ना ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ही हाल ही में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र IAMC के महत्व के बारे में भी बताया। जस्टिस रमन्ना के साथ सुप्रीम कोर्ट की जलीमा कोहली और UAE भारतीय राजदूत संजय सुधीर भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.